अगर बाद में किसी ने वीडियोस देखी हो कल के हवाले से, लेक्चर से कोई सवाल हो, किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, करनी हो, तो प्लीज़ वो मुझे बताएं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम आज का टॉपिक डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। अभी ये कल के एलसी के लाइक, अब एलसी तो जब वो उन्होंने उधर से अपना सामान रिसीव कर लिया तो फिर उनको तो पेमेंट हो जाएगी से। हम्म। तो अगर सर उसमें अब लाइक ऊपर साइडों में सामान, अब जैसे अब अपना एक पाकिस्तानी स्टाइल है, जैसे वो अमेजोन ने भी अलाउ किया था लेकिन उन्होंने भी फिर अब बैन कर दिया, पाकिस्तान से आप सेल नहीं कर सकते अमेजोन पे डायरेक्टली। तो अब अगर उसके अंदर कोई और इन्होंने दो लाइक फुल कंटेनर है उसके सेंटर में या कहीं भी दो नंबरी वगैरह कर दी हो, और साइडें वाइडें या जहाँ से वो इंस्पेक्शन वगैरह हो वहां पे एक नंबर ही सारा कुछ हो, अंदर भी दो नंबर हो, तो इस तरह के सीन में क्या सीन होगा फिर? बिल्कुल शावेज भाई, आपका जो सवाल है वो वैलिड है। और बिल्कुल एक बंदे के जहन में यही बात आती है। अच्छा, इसकी ना अ, दो पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जो इंस्पेक्शन कंपनीज है ना, जैसे एसजीएस है या और अच्छी इंस्पेक्शन कंपनीज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। आप जब उनको इंस्पेक्शन के पैसे पे करते हैं ना, तो आपके सामान में कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनीज आपको पैसे पे करती हैं। जी जी सर। उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये 99% नहीं होता ऐसे कि किसी थर्ड पार्टी से आपने इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन वाइल ऑन लोडिंग टू कंटेनर होती है, तो उसमें नहीं आती। एक तो इसका सिंपल ये है कि सेटिस्फेक्शन बंदे को मिल जाती है कि अच्छा मैंने किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन ले लिया। जी सेकंड ये होता है कि जब कंटेनर हमारा क्लियरेंस के लिए जाता है ना, बेशक आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर आपने जो जी सवाल पूछा है वो इंपोर्ट के लिए पूछा है ना, तो हमें जी हमने सर। हमें कंटेनर जब यहाँ पर इंपोर्ट के लिए आएगा तो वहां से वो कंटेनर एक्सपोर्ट के टाइम भी क्लियरेंस हो गया है। जी तो वो उस वक्त जो वहां पे क्लियरेंस होती है उसकी, उस क्लियरेंस के बाद ही बीएल का पेपर बनता है, जिसको बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं, जब वेसल के ऊपर या जहाज के ऊपर कंटेनर लोड होता है। जी। तो दो जगहों पे इंस्पेक्शन और क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए हम्म। किसी मेजर, बहुत बड़े जो मैस होता है वो तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपकी आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर शूज हैं आपकी आइटम्स, जी सर। ठीक है, या कोई बर्तन है, या कोई एयरबड्स हैं, हैंड फ्रीज है, इस तरह की क्वांटिटी वाली आइटम्स हैं, जी और आपने ऑर्डर दिया 50,000 क्वांटिटी का। ये जी सर। पॉसिबल है कि उसमें कुछ 10, 20, 50, 100 पीसीज जो हैं वो डैमेज हो जाएं, या वो उनकी कोई चीज़ मिस हो जाए, या इतना पॉसिबल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ना, जो अ, जी 3 से 5% तक होता है ना डैमेज, उस वो जी एक स्टैंडर्ड कंसीडर होता है। अगर इससे जी ज़्यादा हो तो फिर उसका क्लेम होता है। जी सर। दो ठीक हो चीज़ें गया तो ये, सर, थैंक यू। हाँ, दो चीज़ें तो ये। तीसरी बात ये है कि आप ये देखना कि जब हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, तो उन काफ़ी सारी चीज़ों के सीखने के बाद जो आपकी देखने की आंख होगी या ट्रेड करने की आंख होगी ना, उस वो सारी चीज़ें सीखने के बाद जिस कंपनी से आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, उसमें बड़े पॉइंट वाले माइनर्स रह जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी ही आप हाथ ही उस पर रखोगे, आपको पता होगा कि इतना आप सीख जाओगे चीज़ों को कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके साथ कोई मैस करना। तो इसलिए फिर जी वो, सर, थैंक यू, बहुत मजा आया आपका ये आंसर सुन के। तो मतलब इसलिए बंदा क्लियर हो जाता बिल्कुल है। भी परेशान है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज आप कल के लेक्चर के हिसाब से देख लेना। एक कंपनी है, उसको ये पता है, हाँ, अपने आप को हम एक्सपोर्टर के रख के सोचते हैं ना, हमें ये पता है कि हमने ये पूरा माल जो है वो सही तरीके से देना है, हमारी इंस्पेक्शन होनी है, तो फिर बैंक से पैसे मिलने हैं, बेशक एलसी आई पड़ी है। तो आप एक्सपोर्टर के पॉइंट पे ही सोचो, एक्सपोर्टर क्यों करेगा ऐसा, जबकि उसको, एक तो उसको क्लाइंट और दूसरा उसको टेंशन भी है कि अगर जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो एलसी फंस जानी है, पैसे नहीं मिलने मुझे। तो बहुत सारी चीजें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके जब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और चीजें और वो सारी वेरिफिकेशंस पे जाएंगे, तो आपका काफी ज्यादा
जो स्क्रूटनी वाला आपके अंदर जो स्किल एक आ जाएगा ना, तो उसके बाद अगर आप इंपोर्ट कर रहे होंगे तो बड़ा कम चांसेस रह जाते हैं कि कंपनीज आपके साथ फ्रॉड करें। ज्यादातर सर इस तरह होता है कि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर होते हैं ना, वही इस तरह का काम करते हैं। जो बाहर के दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा कम, रेयरली केस होते पाकिस्तान के अंदर भी हनान भाई जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छी कंपनीज ही हैं जिनको मैं आपको बताऊं, मेरे एक जानने वाले हैं, एक एक दोस्त है, उनके रेफरेंस से पाकिस्तान के अंदर वो एडिडास के सप्लायर्स हैं। हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। एक कंपनी है वो नाइकी की सप्लायर है। कितने बड़े ब्रांड्स हैं ये। जी सही है, दोनों बहुत मेजोरिटी बड़े ब्रांड आजकल है, पोर्ट बहुत बड़े ब्रांड है, स्पेशली यूरोप में तो इनका तोती बोलता है। एडिडास नाइकी से बड़ा तो कोई स्पोर्ट्स वेयर के अंदर ब्रांड नहीं है, तो इनके सप्लायर पाकिस्तान में है। तो जो क्या अच्छा बात है। काम करने वाला बंदा है ना, अच्छा काम बेसिकली करने वाला, ये हाँ, वो नहीं करते। एडिडास और पूमा का ये जो ब्रांड है ना, ये बेसिकली है जर्मनी का। हाँ, जहाँ कभी होगा, लेकिन बता रहा हूँ कि ये अपनी सप्लायर्स, जिन जिन से सप्लायर्स लेते हैं, इनके मैक्सिमम बड़ा सप्लायर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। फिर फीफा का सप्लायर जी पाकिस्तान में सर, है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत बड़ा ब्रांड है यूके। मैंने कई दफा इनसे टॉवल लिए हैं, मैंने टी हम्म। शर्ट एडिडास की ली हैं, वो स्पोर्ट डायरेक्ट शॉप है। तो हाँ। बहुत दफा ये मेड इन पाकिस्तान टॉवल्स पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, और अब ये आप अंदाजा पाकिस्तान का लगाएं बहुत कि जो सामान आ रहा है, बांग्लादेश का भी काफी आ रहा है। जो फीफा है, फीफा का सप्लायर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वही वही टॉवल हम यहाँ पे 30-30 पाउंड का ले रहे होते हैं। आप ये सारा कुछ सीखने के बाद खुद खुद करना ना, वहां से खुद मंगवाना, और यही तो फायदा होगा कि ये जो कोर्स के अंदर आप लोग इकट्ठे भी हुए हैं आपस में, या मेरे साथ भी जो आप लोगों का कनेक्शन बना है, इसको एक मुहावरा है कि नेटवर्किंग को नेटवर्थ में बदलना जिस बंदे को आ जाता है ना, वो फिर बिजनेसमैन बन जाता है। आप जो चीज़ें आप ये बता रहे हो, तो देखना है सारा कुछ सीखने के बाद आप खुद इस काबिल हो जाओगे कि खुद पाकिस्तान से इंपोर्ट करके वहाँ पे बेचोगे चीज़ें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे वहाँ पे 30 पाउंड का मिल रहा है, पाकिस्तान में आपको पता चलेगा जी, ये तो सब कुछ डाल डूल के मुझे 10 पाउंड का मिल रहा है। जी जी, इंशाल्लाह जरूर सर, इंशाल्लाह, नहीं है तो तो लेट्स यही है कम आउट टू बाकी। द टॉपिक। आज हम इंशाल्लाह जो है वो शिपिंग मेथड्स को एक खास सर्कल के अंदर डिस्कस करेंगे कि शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें समझने वाली होती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, जो थोड़ा बेसिक लेवल का बंदा होता है ना, वो इसको शिपिंग मेथड कहता है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रो लेवल का बंदा होता है, वो इसको इंको टर्म्स कहता है। ठीक है। इंको टर्म्स का जो एब्रीवेशन है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इंको टर्म्स 2020। सो इसको ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इसको कहते हैं, और 2020 इसलिए कहते हैं कि आखिरी बार इस जो इंटरनेशनली ट्रेड की शिपिंग थी, इसके ऊपर आईसीसी ने बहुत बार रूल्स बनाए, और फिर उन रूल्स के ऊपर सारी दुनिया अमल करती है। तो जो लास्ट आखिरी बार रूल बना हुआ है, वो बी 2020 के अंदर एक चैम्बर बैठा था, तो उसने फिर डिसाइड किया था अच्छा रूल्स क्या बनेंगे, तो इसलिए इसको 2020 कहते हैं। और इनको टर्म्स जो है उसको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कहते हैं। जब कभी आप किसी इंटरनेशनल बायर के साथ बात करेंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि शिपिंग टर्म क्या होगी आपको, या तो अगर वो भी बस ठीक लेवल का होगा तो वो पूछेगा अच्छा शिपिंग टर्म पूछ लेता हूँ। जो अच्छी कंपनीज होंगी, बेशक आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगी कि जो हम डील कर रहे हैं, इस डील के अंदर आपका इनको टर्म्स क्या होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि इनको टर्म्स की जब बात आएगी, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने शिपिंग का क्या करना है। ठीक है। सो शिपिंग में सबसे पहले हम चीज ये देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सामान भेजने के जो मेथड्स हैं वो तीन हैं। या तो आप बाय रोड भेज लें, या बाय सी भेज लें, या बाय एयर भेज लें। बाय रोड जैसे कि
बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड होती हैं। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, और अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड उस कंट्री को कहते हैं जिसको समुंदर नहीं लगता। उसकी सारी ट्रेड जो है वो बाय रोड होती है। ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान तोरखम से भी ट्रांजिट करके अपनी ट्रेड करता है, ईरान बॉर्डर के साथ भी ट्रांजिट करके अपनी ट्रेड करता है, और ताजिकिस्तान के साथ भी बाय रोड करके ट्रेड करता है। दुनिया में अगर उसने एक्सपोर्ट करनी हो तो वो तब भी ये रूट्स यूज करता है, इंपोर्ट करनी हो तब भी ये रूल्स यूज करता है। इसी तरह से कोई भी ऐसी कंट्रीज कि जिनका लैंड लॉक्ड हो और वहां पर बाय सी वाला ऑप्शन मौजूद ना हो, तो फिर वो लैंड की बाय रोड फैसिलिटी यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में चाइना से बहुत सारी ट्रेड बाय रोड होती है, जो कि जो सबसे बुरी ट्रेड होती है। वो कभी भी आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि चाइना से पाकिस्तान बाय रोड ट्रेड करें, इसलिए कि वो जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, आपको पता है ना, हम वैसे ही हाफिजुल्लाह ताला है ना, हमारा मुल्क जो है वो फी सबीलिल्लाह है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का जो है वो फुली फंक्शनल हिस्सा नहीं है। उन लोगों की अपनी असम्बली है, अपने अपने हिसाब है, अपने रूल्स हैं। तो जो बॉर्डर लगता है वो गिलगित में लगता है। अब चाइना के गिलगित के लिए रूल्स कुछ और हैं, गिलगित के नेशनल्स के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए रूल्स कुछ और हैं। गिलगित के लिए टैक्स ड्यूटीज कम है। लाहौर की, पेशावर की, कराची की कंपनियों ने वहां पर ऑफिस बनाए हुए हैं, गिलगित के लोगों को आगे करके प्रोडक्ट्स क्लियर करवाते हैं, स्मगल्ड करके पाकिस्तान में लेकर आते हैं, फिर फंस भी जाते हैं। साल साल लोगों के सामान फंस जाते हैं। तो मतलब अगर पाकिस्तान में आपने सबसे ज्यादा किसी जगह पे दो नंबर या फ्रॉड देखना हो, ये इसमें लॉजिस्टिक्स वाली साइड पे, तो बाय रोड में लोग हैं वो उसके। कभी भी बाय रोड काम ना करें। बट दुनिया में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो बाय रोड काम करती हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल चलो दिखाता हूँ, अभी मेरे जेहन में आई है। ये थोड़े दिन पहले मैंने एक ऑर्डर किया था। तो ये मेरा, अच्छा, इसमें इसने नहीं लिखा हुआ, ये मैंने ना यूके कुछ सामान भिजवाया था, मेरा एक क्लाइंट है, तो उसको मैंने पेमेंट की थी। तो इन्होंने मुझे चाइना से जो यूके सर्विस दी है ना, वो मेरे, अच्छा, दूसरे अकाउंट में पड़ा होगा, मैंने कहा शायद वही साइड में पड़ा है। तो वो बाय रोड सर्विस ली है मैंने, अब चाइना से यूके बाय रोड सर्विस ली है, अंदाजा लगाएं। सो बहुत सारी कंट्रीज में आप बाय रोड सर्विस लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आपके पास बाय सी का ऑप्शन आता है। पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तरीकाकार, वो बाय सी यूज़ होता है। सो आप उसको, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी भाई, शुक्र अल्लाह का। माजरत है बात में बात को ना ब्रेक किया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मोटा मोटा सा कह लो, बता दें आज का लेक्चर है किस टॉपिक पे है? इंटरनेशनली हम जो शिपिंग यूज़ करते हैं उसके मेथड्स के ऊपर आज का लेक्चर है भाई। ओके, चलें अभी शुरू ही हुआ है, कंटिन्यू सुने करें। आप, अभी बहुत ज़्यादा नहीं गुजरा। जी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, कोई तो इशू मैं नहीं, कह रहा सुने था आप, टॉपिक। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, शुरू में शुरू वाला हिस्सा बाद में सुन लीजिएगा, आगे सुने आप, अभी बिल्कुल शुरू हुआ। सो ओके, कंटिन्यू जो कंटिन्यू। मैक्सिमम दुनिया में ट्रेड जो तरीकाकार यूज होता है लॉजिस्टिक्स के लिए, वो बाय सी यूज होता है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सस्ता होता है दोनों मेथड्स की सूरत में, और दूसरा ये है कि जो बड़ी शिपमेंट्स होती हैं, कंटेनर की शिपमेंट्स होती हैं, वो बाय सी में इजीली चली जाती हैं। तीसरा तरीका जो है वो एयर फ्रेट का होता है। नॉर्मली एयर फ्रेट जो है वो कोई बड़ी इमरजेंसी है तो फिर आप यूज करते हैं, या सैंपल्स के लिए यूज करते हैं, या कोई ऐसी आइटम्स की जो आपकी बड़ी सेंसिटिव हों, या
कोई ऐसा ऐसी आइटम या ऐसे पीसीस के जिसको आप समझते हो कि बाय सी में नहीं मंगवानी चाहिए, आपकी अपनी स्मॉल स्मॉल आइटम्स या जैसे सेंसर्स होते हैं, मैं अक्सर चाइना से सेंसर्स मंगवा के यहाँ पे कुछ कंपनीज को देता था पाकिस्तान में, तो मैं बायर मंगवाता था। सो ऐसी आइटम्स की जो आपको लगे कि थोड़ी क्वांटिटी में है, सेंसिटिव है, पैरिशेबल आइटम्स हैं, तो उसको आप बायर यूज करते हैं। रेगुलर ट्रेड जो है वो कभी भी बायर में यूज नहीं होती। सो मोस्टली ये तीन तरीके होते हैं, ये आपने अपनी आइटम साइज चीज़ों के मुताबिक चूज करना होता है कि हमने इसका कौन सा तरीका यूज करना है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर टाइप्स की। आप लोगों ने अक्सर किसी जगह पे रास्ते में आते जाते कंटेनर्स देखे होंगे, अक्सर सड़कों के ऊपर आपने मूव करते हुए देखे होंगे। सो नॉर्मली जो आप सड़कों के ऊपर कंटेनर्स देख रहे होते हैं, उनको हम, ये मैंने ग्लव्स लिखा हुआ है, ड्राई कंटेनर कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम जो कंटेनर्स यूज कर देख रहे होते हैं ना भाई किसी भी जगह पे, ये कंटेनर जो मूव हो रहे होते हैं इसको कहते हैं ड्राई कंटेनर। ड्राई कंटेनर इसलिए कहते हैं कि इन कंटेनर्स के अंदर किसी भी तरह से हवा या पानी जो है वो शामिल नहीं होता, ये बिल्कुल क्लोज्ड और सील्ड कंटेनर्स होते हैं। सो मैक्सिमम जो ट्रेड हो रही होती है इन्हीं ड्राई कंटेनर्स के अंदर होती है। ड्राई कंटेनर्स के अंदर तीन साइज होते हैं, 20 फीट, 40 फीट और 40 फीट हाई क्यू। ये तीनों साइज इनके डिफरेंट कैपेसिटी के एतबार से होते हैं। 20 फीट कंटेनर जो होता है उसमें ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल बिल्कुल कॉमन बात है कि कोई भी आइटम जो होती है उसका एक वेट होता है और एक उसका वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर एक आइटम है लोहा, आपने आयरन की कोई प्रोडक्ट मंगवाई है, 1 केजी का जो लोहा होगा उसका साइज छोटा होगा लेकिन वेट उसका 1 केजी होगा। अब उसके बरक्स अगर आप 1 केजी कोई 1 केजी कोई लिक्विड चीज ले लें जैसे ऑयल है या घी है, पेपर मंगवा लेते हैं, पेपर पेपर देख ले लेते लें, आप पेपर लगा लें, तो उसका जो वेट होगा वो 1 केजी होगा लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसलिए जब कंटेनर के स्टैंडर्ड साइज बने और जब उनकी सिलेक्शंस आई तो कंटेनर के साथ ये दोनों चीजें आई, वेट भी और उसका वॉल्यूम भी, ताकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को शिप करने के एतबार से अपने डिजायर कंटेनर को चूज करें तो हमें ये पता हो कि हमारी आइटम के लिए आइडियल कंटेनर कौन सा है। यार प्लीज अपना माइक बंद कर लें। आप, आपका नाम क्या है? Infinix X6515 लिखा हुआ है। हैं। अदनान सर। अदनान भाई प्लीज अपना सॉरी। माइक, हाँ वो ना शोर आ रहा है जी, फिर। जी मैं कर लेता, मैं तो कर लेता। अब आप ये देखें कि 20 फीट कंटेनर में और 40 फीट कंटेनर में जो लोड है वो ऑलमोस्ट सेम है, 28 टन 29 टन, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इन दोनों में सीबीएम का यानी वॉल्यूम का हाफ से भी ज्यादा का फर्क है, यानी इसमें 27 सीबीएम है, इसमें 56 56 सीबीएम माल है। इसी तरह से जो 40 हाई क्यू है, 40 नॉर्मल में और 40 हाई क्यू में सिर्फ हाइट का फर्क होता है। 40 हाई क्यू में जो हाइट होती है ना वो 1 1.5 फीट ऊंची होती है। अब उसमें भी देखें लोड सेम है 29 टन, लेकिन वॉल्यूम 40 से भी बढ़ गया, 66 सीबीएम। अब मुझे यहां तक कि मैंने आपको बड़ा सादा और सिंपल समझाया, 1 सेकंड में आप लोग अपनी सिलेक्शन कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने, हनान भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने 27 टन आयरन मंगवाना है, तो आप कौन सा कंटेनर चूज करेंगे? 27 टन आयरन।
अनान भाई, आप आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलो, कोई और दोस्त बता दे जिसको समझ आई हो कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगर एक आयरन है, 20 फीट सर। सॉरी, 20 फीट कंटेनर पास लेंगे 20 सर। फीट कंटेनर सेलेक्ट हम करें। डेफिनेटली 20 फीट कंटेनर करेंगे। अब मुझे कोई बंदा ही बताए कि अब हम मिसाल के तौर पर कोई वुड मंगवा रहे हैं, बड़ी बड़ी वुड्स कटी हुई हैं, उनका जो साइज है वो तो 27 टन ही है, लेकिन उसका जो सीबीएम है वो तकरीबन 40-45 सीबीएम है। तो हम कौन से कंटेनर को चूज करेंगे? 40 फीट वाला आई थिंक। हाँ, ऑब्वियसली हम 40 फीट चूज कर लेंगे। सो हमने अपने, हमेशा जो है, ये मैं आपको जब पैकिंग लिस्ट पढ़ाऊंगा या दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जब पैकिंग लिस्ट होती है, पैकिंग लिस्ट में आपको वेट और अ, किधर गई पैकिंग लिस्ट, चलो अभी ढूंढ लेते हैं। सो आपको वेट और वॉल्यूम, सेलर दोनों बताएगा कि मिसाल के तौर पर आपके 100 कार्टन बन गए, 100 कार्टन में आपने अ, इतने क्वांटिटी का माल है, 10 टन इसका लोड है, लेकिन इसका वॉल्यूम है 60 सीबीएम। तो आप एकदम से आपको पता चल जाएगा कि यार इसका वॉल्यूम चूंकि 60 सीबीएम है, मेरी आइटम सीबीएम में फॉल कर रही है, तो मैं इसके लिए 40 फीट हाई क्यू कंटेनर चूज करूंगा। सो हमने अपनी आइटम के मुताबिक, आइटम के साइज के मुताबिक ये देखना होता है कि हमारा वॉल्यूम और वेट कितना है। एक सप्लायर ने पिछले दिनों, मेरी बात हो तो रही थी, एक सेकंड में देखता हूँ। हम्म, एक तो मोबाइल वाली सारी चैट्स जो है वो इसमें आती ही नहीं है। चलो अभी मैं देखता हूँ फिर भी, वो मैं आपको पैकिंग वाले उसमें बताऊंगा प्रॉपर ना। उसमें ये होता है कि आपको, जो आपका क्लाइंट होता है, वो कंप्लीट बताता है कि इसमें आपकी, आपके प्रोडक्ट का वेट और जो वो है वो क्या है। सो हम अपने कंटेनर को जो चूज करते हैं वो उसके वॉल्यूम और वेट दोनों को देखने के बाद चूज करते हैं। अच्छा, ये रेगुलर बताए हैं मैंने आपको, जो मैक्सिमम ट्रेड हो रही होती है। ड्राई कंटेनर 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट हाई क्यूब। अच्छा, लेट सपोज आप एक्सपोर्टर है, अपना सामान भेजना है आपने, आप लॉजिस्टिक्स वाले को कॉल करते हैं, आप उसको कभी ये नहीं कहते कि मुझे जो है ना वो मैंने सामान भेजना है यहाँ से अमेरिका, तो मुझे 20 फीट या 40 फीट का रेट दे दें, क्या क्या रेट्स हैं। आप इस तरह आप हमेशा ये कहते हैं, आप कॉल करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मेरी आइटम है, 45 सीबीएम वॉल्यूम है, 25 टन माल है, तो मुझे बताओ कि मैंने कराची पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट भेजना है, तो ट्रांजिट चार्जेस क्या हैं। उसको फौरन पता चल जाएगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स के एतबार से सारी क्लैरिफिकेशन है। सो आपने हमेशा दो चीज़ों को मेजर करना होता है, वॉल्यूम और वेट। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका सेलर आपको ये देगा, और उसी के ऊपर आप अपना शिपिंग रेट निकलवाते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप
पैक करने के बाद उसका वेट और वॉल्यूम निकाल के अपने लॉजिस्टिक्स वाले से रेट लेते हैं। ये तीनों रेगुलर हैं। उसके बाद ये कुछ टाइप्स हैं जो इरेगुलर हैं और ख़ास किसी चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। जैसे ये कंटेनर हैं, रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स। ये कंटेनर यूज़ होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जिनको ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है। वो आपकी फूड आइटम्स हो सकती हैं, ये कंटेनर्स हैं। फूड आइटम्स हो सकती हैं, मेडिकल आइटम्स हो सकती हैं, कोई केमिकल्स हो सकते हैं, या सो वट कोई भी ऐसी चीज़ की जिसको टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए फिर ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स यूज़ होते हैं। ठीक है। इसी तरह से कंटेनर ये होते हैं ओपन रैक, ओपन टॉप और ओपन रैक। ये कंटेनर ऐसे होते हैं, ऊपर से एक साइड से ऊपर ओपन होंगे। कोई ऐसी चीज कि जिसको हवा चाहिए ताकि वो खराब ना हो, उसके लिए आप फिर इस तरह की ये यूज करते हैं। अच्छा, फिर ये होते हैं ओपन फ्लैट रैक कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। आपकी कोई ऐसी आइटम्स की जो साइज या अपने वॉल्यूम में बेढंगी है, प्रॉपर नहीं है उसका कोई, उसके लिए फिर इस तरह की कटिंग वाले कंटेनर्स यूज होते हैं। ठीक है। कोई बहुत बड़ा आपने कोई दरख्त काट लिया है, वो लेके जाना है, या कोई बड़ी कोई ऐसी मशीन है कि जो जिसका साइज या वो उस तरीके से वो नहीं है, तो आप उसके लिए फिर इस तरह से ये कंटेनर यूज करते हैं। फिर एक ही कंटेनर्स आते हैं टैंक कंटेनर्स, जिसमें आपका लिक्विड मूव होता है, या आपके जो ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह वो सारे मूव होते हैं, उनके लिए इस तरह के कंटेनर्स यूज होते हैं। सो नॉर्मली ये सारे कंटेनर्स हैं जो अपनी टाइप और प्रोडक्ट के हिसाब से चूज किए जाते हैं। मैक्सिमम जो कंटेनर्स यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड कंटेनर्स यही वाले यूज होते हैं, 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट हाई क्यू, और उनके साइजेस इस तरीके से होते हैं। यहाँ तक अगर किसी का अब कोई सवाल है तो अब वो मुझसे ले, फिर अगली बात बाद में करेंगे। कंटेनर की टाइप्स पे अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे। ओके, अगर किसी का सवाल नहीं है। एक क्वेश्चन है छोटा सा सर। जी जी, पूछें पूछें। फॉर एग्जांपल के सर, जिस तरह बैटरीज हैं, अगर हम बैटरीज मंगवाते हैं हम्म। तो वो तो थ्रू एयर शिपिंग नहीं आती हमारी बैटरीज। बैटरी कभी भी एयर शिपिंग में नहीं आती। जी। तो फिर सर जब हम उन्हें सी शिप करवाते हैं हम्म। तो तो उसके लिए जो हमारा कंटेनर यूज होगा वो हमारा कौन सा कंटेनर यूज होगा उसमें? बैटरी के लिए आपका ये ड्राई फ्लैट कंटेनर। रैक कंटेनर उसमें? हाँ, ड्राई नहीं नहीं, आपका ये ड्राई कंटेनर यूज होगा बैटरी के लिए। और बैटरी इंपोर्ट करने के लिए आपको थर्ड क्लास का लाइसेंस चाहिए होता है। आपको पता है इस बात का? नहीं सर, अभी तक मैंने कोई लाइसेंस लाइसेंस नीड वगैरह के फॉर बगैर ही काम किए। बैटरी इंपोर्ट, इसको कहते हैं सी क्लास या थर्ड क्लास लाइसेंस। ये बैटरी इंपोर्ट करने के लिए आपको अ, ये लाइसेंस अलग से चाहिए होता है। जो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला बंदा होता है वो उस लाइसेंस के ऊपर बैटरी इंपोर्ट नहीं कर सकता। उसको अलग से एक बैटरी के लिए बैटरी लाइसेंस, सी सही। क्लास लाइसेंस उसे कहते हैं। ठीक है। तो सर ज्यादातर इस तरह होता है ना कि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम्म। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 50 बैटरीज मंगवा रहा हूँ तो फिर तो मुझे अपना अलग ही कंटेनर करवाना पड़ेगा ना उन अपनी बैटरीज के लिए, या कोई भी हमारा फ्लाइट फॉरवर्ड उसमें एडजस्ट नहीं करेगा एक कंटेनर में? हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो उसकी उसके पास कोई ऐसी शिपमेंट है कि जिसके साथ वो मिक्स कर ले। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ ना। अब इसको यहाँ पे देखते हैं ना, आपको यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब ये दो टाइप्स होती हैं जिसको हम लिखते हैं FCL और LCL। FCL कहते हैं फुल कंटेनर लोड को,
एलसीएल कहते हैं लेस कंटेनर लोड को। एफसीएल का मतलब ये होता है कि अभी हमने ये जो कैपेसिटी डिस्कस की है, ये फुल कंटेनर की कैपेसिटीज हैं। मिसाल के तौर पर आपको चीज इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी आपके किसी इन तीनों में से किसी एक कंटेनर के पूरे साइज पे आती है। तो आप जो रेट लेते हैं या जो रेंट कैरी करेंगे वो एफसीएल का करेंगे। आप कहेंगे मुझे पूरा कंटेनर चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज आप पूरे कंटेनर का सामान नहीं ले रहे, थोड़ा सामान ले रहे हैं। अब जैसे, अब मिसाल देते हैं कि जी 20 फुट कंटेनर के अंदर भी कम से कम 27 सीबीएम माल आता है। आपने माल लिया 10 सीबीएम, तो 10 सीबीएम माल में आप 20 फुट का कंटेनर पूरा तो नहीं फिर लेंगे। हालांकि पूरा कंटेनर सस्ता पड़ता है, कम ले माल तो वो महंगा पड़ता है। फ्रेट फॉरवर्डर्स की हमेशा कोशिश होती है कि कम माल वाला कस्टमर हमारे पास आए, जिसे एलसीएल कहते हैं, लेस कंटेनर लोड। उसको फ्रेट फॉरवर्डर को कॉल करेंगे, आप कहेंगे यार मुझे एलसीएल रेट चाहिए 15 सीबीएम का, चाइना से पाकिस्तान। एलसीएल उसको समझ आ जाएगी, पूरा कंटेनर दी मांग रहा, कह रहा है 15 सीबीएम सामान है, तो वो उसकी स्पेस का वो आपको बता देगा मैं $100 पर सीबीएम लूंगा या $50 पर सीबीएम, जो उस रेट के मुताबिक। जैसे ये देखो, अभी आज का रेट आपको दिखाता हूँ। ये आज का रेट है चाइना से 20 फुट कंटेनर जो है, वो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, निंगबू, शंघाई, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको बाद में जाके ये। तो लेट सपोज ये पोर्ट है शंघाई, शंघाई से 20 फुट कंटेनर जो है वो $1100 में आ रहा है, आज का रेट है ये। 40 फुट कंटेनर जो है वो $1150 में आ रहा है, पूरा कंटेनर, ठीक है। और $1100 के अंदर 20 फुट का जो कंटेनर आ रहा है उसमें आपको सीबीएम कितने मिल रहे हैं? 27 सीबीएम। लेकिन आप जब उससे ये कहेंगे ना कि मुझे 15 सीबीएम चाहिए, हम्म, तो 15 सीबीएम का ना कम से कम इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, कम से कम वो $70 है। तो $1000, एक $1000 50, तो वो आपसे 15 सीबीएम पे चार्ज कर लेगा, और 1100 में वो पूरा कंटेनर दे रहा है आपको। तो जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हमें एलसीएल के लोग ज्यादा मिले, एलसीएल में उनको ज्यादा प्रॉफिट होती है। बहरहाल, तो उसमें फिर ये होता है कि एलसीएल में जो है वो थोड़ा डिले भी होती हैं चीजें, क्योंकि जब तक कंटेनर पूरा नहीं होगा तो वो कंटेनर कैसे निकलेगा वहां से ना। तो टाइम भी फिर ज्यादा लगता है, चीजें भी ज्यादा लगती हैं। तो वो फिर फ्रेट फॉरवर्डर आपकी आइटम के हिसाब से दूसरी किसी आइटम में एडजस्ट करने वाली में उसको रखता है। अगर आपकी ऐसी आइटम है जो किसी में एडजस्ट नहीं हो सकती, वो तो या तो आपको इनकार कर देगा, वो कहेगा पूरा कंटेनर अपना लो, या फिर कहेगा वेट करो, इस तरह की आइटम कोई और आएगी तो फिर कंटेनर कंप्लीट करूंगा तो भिजवाऊंगा। इसको कहते हैं एलसीएल, लेस देन कंटेनर आपका लोड है। अगर अगर एफसीएल है, फुल कंटेनर आपका लोड है, फिर तो मसला ही नहीं है कोई, सीधे सीधे कंटेनर का रेट लें, माल लोड करवाएं और शिप करवा दें। सो ये दो टाइप होती हैं, एफसीएल और एलसीएल। किसी का कुछ सवाल है इस हवाले से तो प्लीज वो बताए। शहजाद साहब, एक क्वेश्चन है कि अगर मैं कंटेनर पूरा ले लेता हूँ लेकिन लोड मेरे दिए हाँ, कोई कॉस्ट मसला उसमें नहीं है, हाफ ही है, कोई तो मसला कोई नहीं है। मसला नहीं? ठीक। जैसे मर्जी इंजॉय करके रखें उसमें, आप पूरा कंटेनर लेके बेशक एक चावल का दाना भेज दें। ठीक। ठीक। अच्छा, ये देखो अब यहाँ पे क्या एक लिखा हुआ क्वेश्चन था है हमारी सर। इस कोटेशन में, कि बेस्ड ऑन एफसीएल रेट मांगा था उसने। अब इसका क्या मतलब है, वो किस चीज का रेट मांग रहा है? फुल कंटेनर लोड। उसने कहा मुझे फुल फुल कंटेनर का का, ही। फुल कंटेनर में दो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता मुझे एलसीएल में दो, तो फिर उसने सात साइज बताना था कि एलसीएल में 10 सीबीएम, 15, 20, 50 सीबीएम का रेट दो। जब उसने लिख दिया फुल एफसीएल लिख दिया, और साथ उसने जो है ओ, अ, ये उसने बता दिया 4। अब ये देखो 24 टन, 54 सीबीएम, बेस्ड ऑन एफसीएल। अब टन उसके 24 है लेकिन 54 सीबीएम है। अब इस हिसाब से मुझे बताओ कौन सा कंटेनर इसमें से हम चूज करेंगे। सो ये वाला कंटेनर चूज होगा, 40 फीट वाला 40 फीट पर। फुल कंटेनर। समझ आई? सो ये दोनों फर्क होते हैं इसके अंदर। अगर आपका माल पूरे कंटेनर का है तो आप उसको एफसीएल में डील करते हैं।
अगर आपका माल पूरे कंटेनर से कम साइज का है, उसको एलसीएल पे डील करते हैं। किसी ने सवाल पूछने लगा था, कोई बंदा। जी सर, मैं पूछने लगा था। हाँ पूछे। अच्छा सर, इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल के हमारी एक प्रोडक्ट है, और हम उस प्रोडक्ट के लिए ना एफसीएल करवा रहे हैं, फुल कंटेनर करवा रहे हैं, और हम्म। हमारी उस प्रोडक्ट का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, लेकिन जो उसकी प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा कम है। फॉर हम्म। एग्जांपल के जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह हमारे पास आयरन है, तो उसका 1 किलो का थोड़ा हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसी तरह पेपर है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। हम्म। इसी तरह की हमारे पास अगर प्रोडक्ट है हमारे पास, तो उसकी तो प्राइस बहुत ज्यादा कम होगी। फॉर एग्जांपल के हमारी जो पूरा कंटेनर होगा उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइस हमारे पास $1500 होती है, तो फिर हम पूरे कंटेनर के लिए $1100 देंगे, ये हमें ज्यादा नहीं पड़ जाएगा बहुत ज्यादा? ऐसी कौन सी आइटम आप चूज करेंगे कि पूरे कंटेनर की प्राइस $1500 होगी? 4.5 लाख रुपए में कौन सा कंटेनर आपको मिलेगा? पहले तो मुझे ये समझाएं। मैं सर आपको पर्सनली मैं प्रोडक्ट बता दूंगा। हाँ, तो इस तरह है प्रोडक्ट। लेकिन इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। आपकी प्रोडक्ट बेशक 50,000 की है, जो कंटेनर की प्राइस है वो उतनी है। अच्छा, इसमें कोई नहीं हो सकता, इसमें हाँ? कोई, इसको ऐसे समझे ना कि मिसाल के तौर पर आपने लाहौर से जाना है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जाके आपने फाका करना है, सही। मांगना है, तो जहाज का किराया उतना ही है। वो बिजनेसमैन के लिए भी उतना ही है और फाका करने वाले के लिए भी उतना ही है। तो ये तो हमने गुड किराया देना एग्जांपल है सर। रिक्शे का। सवारी बैठ के जाना है, हमने रिक्शे के 60 रुपए देने ही सही, देने हैं। बिल्कुल सही। चलो, बिल्कुल मैं ये सही, बिल्कुल दूसरी सही सर। वीडियो जनरेट करके भेज रहा हूँ, लिंक। ठीक है। एक मिनट सर, ओके सर। मैंने पूछना था मैंने यार ये पूछना था खत्म हो अगर। रहा है टाइम ना, अगली वीडियो में पूछ लेना, बंद हो जाएगी, एक सेकंड में हेलो, बंद हो आवाज जाएगी। है? जावेद भाई, आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।